कक्षा 11वीं भौतिक। मैं आर एस प्रसाद सर आज आप लोगों को कणों के निकाय एवं घूर्णी गति के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। क्या है कणों का निकाय और घूर्णन गति कैसे होती है। तो चलते हैं, पहले सबसे बड़ा टॉपिक है हमारा द्रव्यमान केंद्र। ये द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, किसी भी पिंड को ले लो या पिंडों के निकाय को ले लो, इसमें एक ऐसा बिंदु होता है जहां पूरे निकाय अथवा पिंड का समस्त द्रव्यमान निहित होता है, उसी को हम द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। परिभाषा आपको ऐसे लिखनी है, किसी पिंड अथवा कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जिस पर पिंड अथवा निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है। मान लिया ये दो द्रव्यमान दिए हुए m1 m2, मान लिया ये एक द्रव्यमान दिया हुआ है, इसका द्रव्यमान m1 है और इसकी ओर से जो है ये दूरी यानी ये वेक्टर जो है ये आपका r1 है, और ये जो है एक और यहाँ पर है दूसरा द्रव्यमान आपका, इसका द्रव्यमान m2 है और इसका जो ये दूरी है ये r2 है, वेक्टर की फॉर्म में है। तो द्रव्यमान केंद्र बताना है तो द्रव्यमान केंद्र कहीं यहाँ होगा, तो इसको हम RCM से दिखाते हैं। तो ये जो RCM होता है यहाँ से दिखाते हैं इसको RCM से। चलिए देखते हैं RCM का क्या होगा मान। RC1 में पहले हो जाएगा m1 इंटू r1, ये दोनों की गुणा हो जाएगी, तो m1 इंटू r1 वैक्टर है प्लस m2 इंटू r2 वैक्टर और बटे में m1 प्लस m2। ये बिल्कुल पीछे जैसे निर्देशांक ज्यामिति में आप लोगों ने अंतःखंडों वाले पढ़े थे, ये बिल्कुल उस तरीके से ही ये सूत्र हमारा इस्तेमाल होगा। तो आप लोग इसकी सहायता से द्रव्यमान केंद्र को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलते हैं आगे, थोड़ा देखते हैं क्या चीज है हमारे पास। ये है हमारे पास दृढ़ पिंड। दृढ़ पिंड, दृढ़ पिंड उस पिंड को कहते हैं जिस पर बाह्य बल लगाने पर उसके आकार या आयतन में कोई परिवर्तन हो, अर्थात जैसे गुब्बारा है उसको दबा देते हैं तो उसका आयतन आकार वगैरह सब परिवर्तित हो जाता है। ठोस वस्तु जैसी होती हैं वो सब दृढ़ पिंड कहलाते हैं, जिससे आकार और आयतन दोनों परिवर्तित नहीं होता है। जब दृढ़ पिंड किसी बिंदु पर या किसी अक्ष के परितः घूमता है तो इसे पिंड की घूर्णी गति कहते हैं। ये लेसन ही हमारा यही है घूर्णी गति वाला, ये है घूर्णी गति। और पिंड में जो मेन शब्द आता है वो है दृढ़ पिंड। दृढ़ पिंड का भी जिक्र इसमें करना है और घूर्णन गति का भी इस लेसन में हर जगह यूज होगा। चलिए देखते हैं, जिस अक्ष के परितः पिंड घूमता है उसे घूर्णी अक्ष कहते हैं या घूर्णन अक्ष कहते हैं। पहिए की गति, घिरनियों की गति, पंखे के ब्लेडों की गति, कब्जे के परितः किवाड़ों की गति, रिकॉर्ड प्लेयर की चकती की गति, ये सब घूर्णी गति के उदाहरण है। तो इनमें से कम एक घूर्णी गति का उदाहरण तो अवश्य देना पड़ता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक बार घूम जाती है, जिसके कारण ये दिन और रात होते हैं। उसकी यह गति घूर्णन गति कहलाती है। तो ध्यान रखना बच्चों, घूर्णन गति के उदाहरण भी आप लोगों को याद करने हैं। एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूं, पहिए की गति है इसके अंदर, पहले एक तो घूर्णन गति का उदाहरण, घिरनियों की गति है इसके साथ, फिर पंखे के जो ब्लेड होते हैं उनकी भी गति जो है घूर्णन गति कहलाती है। फिर कब्जे के परितः किवाड़ों की गति होती है, जो किवाड़ खुलते हैं हमारे। फिर रिकॉर्ड प्लेयर जो होता है उसकी जो चकती होती है उसकी भी गति, ये सब घूर्णन गति के उदाहरण है। तो ये सब आप लोगों को याद करने हैं। चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। कुछ घूर्णन त्रिज्या, घूर्णन त्रिज्या को हम के से दिखाते हैं। तो ध्यान रखना, घूर्णन त्रिज्या को के से दिखाते हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। चलिए देखते हैं इसका व्यंजक हमें देना है कैसे है। तो मान लिया m द्रव्यमान का एक पिंड है, किसी घूर्णन अक्ष के परितः घूर्णन त्रिज्या के है, तो क्या होता है, जड़त्वाघूर्ण का सूत्र हमारे पास I बराबर mk²। सबसे पहले किसी पिंड के जड़त्वाघूर्ण को जानना जरूरी है। तो पहले हम ले लेते हैं किसी पिंड के, दृढ़ पिंड के, माना कोई पिंड घूर्णी अक्ष एक्स वाई, ये एक्स वाई आपका घूर्णी अक्ष है जिसके ये चारों ओर ये घूम रही, ऐसे घूम रहा है ये।
परितः घूर्णी गति कर रहा है। पिंड को असंख्य कणों से मिला हुआ मान सकते हैं, मतलब इससे मिलकर के बना हुआ है। इसमें मान लीजिए जैसे M1, M2, M3 और इनकी दूरियां जो है केंद्र से R1, R2, R3 इस तरह से हमने मान लिया, तो बना हुआ मान सकते हैं। मान लो विभिन्न कणों के द्रव्यमान M1 है, M2 है, M3 है तथा घूर्णन अक्ष से इनकी लंबवत दूरियां कितनी है, R1 है, R2 है, R3 है। तब घूर्णी अक्ष के परितः इन कणों के जड़त्व आघूर्ण क्रमशः M1 R1 स्क्वायर हो जाएगा, M2 R2 स्क्वायर हो जाएगा, M3 R3 स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से पूरे पिंड का हम जड़त्व आघूर्ण निकाल सकते हैं। इसके लिए इन सभी को जोड़ देंगे, अर्थात जड़त्व आघूर्ण इन कणों के जड़त्व आघूर्णों के योगफल के बराबर होता है। तो किसी पिंड का घूर्णी अक्ष XY के परितः जड़त्व आघूर्ण को हम I से दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि ये इंग्लिश का शब्द है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया का आई यूज होता है इसके अंदर। तो आई बराबर M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन चलेगा। तो आई बराबर सिग्मा MR स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि ये सारा पता नहीं कहां तक होगा, 3 है, 4 है, 5 है, कण अनंत भी कण हो सकते हैं। तो इन सब के लिए एक सिग्मा शब्द का यूज करते हैं। तो ध्यान रखना इस चिन्ह को हम क्या बोलते हैं, इसको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। सिग्मा बोलते हैं इसको, इस लेसन में तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा इसका। तो I बराबर सिग्मा MR स्क्वायर हो जाएगा। वैसे I अगर किसी पिंड का लेते हैं तो ये MR स्क्वायर होता है, ये पिंड के लिए होता है, जहां पिंड का द्रव्यमान स्मॉल m है और दूरी इसकी घूर्णन अक्ष से स्मॉल r है। ये तो पिंड के लिए है, लेकिन निकाय के लिए I बराबर सिग्मा MR स्क्वायर होता है। थोड़ी सी और चीजें देखते हैं, कुछ अंतर की तरफ देखते हैं। पीछे हमने जड़त्व पढ़ा था आप लोगों से सामने, और अब हम जड़त्व आघूर्ण पढ़ रहे हैं। तो दोनों में देखो क्या अंतर है। ये पहला ले रहे हैं पॉइंट इसका महत्व रैखिक गति में होता है। जड़त्व जो होता है हमेशा रैखिक गति में होता है, और इसका महत्व काय में होता है, घूर्णी गति में होता है, यानी घूर्णन गति में होता है। नंबर 2 है, किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। द्रव्यमान अगर ज्यादा है तो उसका जड़त्व अधिक होगा, अगर द्रव्यमान कम है तो उसका जड़त्व अधिक होगा। इसीलिए इंजनों के में गति पालक चक्र में एक रॉड लगा दी जाती थी बड़ी सी। किसी कण का जड़त्व आघूर्ण उसके द्रव्यमान तथा घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी पर निर्भर करता है। द्रव्यमान पे तो निर्भर कर ही रहा है, लेकिन ये लंबवत दूरी पर भी निर्भर कर रहा है। चलिए नंबर पॉइंट है 3 आपका। यह किसी वस्तु के लिए नियत राशि है, हमेशा किसी वस्तु पे ये फिक्स रहता है, ये बदलता नहीं है। लेकिन किसी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण घूर्णी अक्ष पर निर्भर करता है। घूर्णी अक्ष से बदल जाने पर जड़त्व आघूर्ण भी बदल जाता है। ये नंबर 4 आ गया। इसमें इसका मात्रक जो है किलोग्राम तथा विमीय सूत्र ML0T0 होता है। मतलब विमीय सूत्र में क्या हो जाता है, इसका केवल M होता है, और इसका मात्रक जो है किलोग्राम मीटर स्क्वायर है, तथा विमीय सूत्र क्या होता है, ML2। T तो 0 हो जाएगा, इसलिए विमीय सूत्र इसका क्या लिखा जाएगा, ML2 लिखा जाएगा। चलते हैं, थोड़ा इन सब के अंतरों को आप लोगों को याद करना है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अंतर होते हैं। घूर्णन त्रिज्या जो मैं पीछे बता रहा था आप लोगों को पहले, घूर्णन त्रिज्या क्या है, तो उससे पहले हमें इससे पहले हमें जड़त्व आघूर्ण के बारे में जानना बहुत जरूरी था। ये जड़त्व आघूर्ण जो भी बताया मैंने, ये इससे संबंधित है। चलो देखते हैं इसमें क्या संबंध है। तो इसका व्यंजक दिया हुआ है, यदि m द्रव्यमान के पिंड की घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण k हो तो I बराबर mk स्क्वायर होता है। एक औसतन दूरी मानते हैं जो k होता है, और ये सिग्मा बराबर I बराबर सिग्मा MR स्क्वायर, ये हमने पीछे पढ़ा है अभी। तो ये दोनों सूत्र जो है बराबर कर दिए जाते हैं। तो mk स्क्वायर बराबर सिग्मा MR स्क्वायर। यहां पर k ध्यान रखना घूर्णन त्रिज्या है, इसको रेडियस ऑफ जायरेशन बोलते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। दोनों को जब बराबर कर देंगे तो इस m को जो है बटे में भेजना पड़ेगा हमें। पहले इसका मान धर दीजिए, सिग्मा MR स्क्वायर का M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से k का मान निकालेंगे, पहले k स्क्वायर का मान निकलेगा तो m बटे में आ जाएगा, और जब k का निकालेंगे तो पूरे पे ये अंडर रूट आ जाएगा। तो समांगी पिंड के सभी कणों का द्रव्यमान जो है एक समान होता है। जब समांगी पिंड होता है इसमें सारे द्रव्यमान बराबर होते हैं, M1 बराबर M2 बराबर M3। तो इन सबको हमने m ले लिया। तो mk स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, MR1 स्क्वायर प्लस MR2 स्क्वायर प्लस MR3 स्क्वायर एंड सो ऑन। इन सब में से m को देखो कॉमन ले रहे, देखो m हर एक में आया हुआ है, ये यहां पर भी है, यहां पर भी है, m कॉमन ले लिया
तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या हुआ, ये m जो होता है, अगर n कण होते हैं तो स्मॉल m इंटू कैपिटल N ले लेंगे तो पूरे इकाई कण का द्रव्यमान निकल जाएगा, जहां n क्या हो गया, कणों की संख्या ली गई है। अब इसमें देखते हैं mn स्क्वायर, यानी उसका पूरे का द्रव्यमान ले लिया, किसका मान रखा गया, इस वाले m का मान रख दिया गया। तो ये mn देखो दिखाई दे रहा है, उस m का मान, k स्क्वायर अपनी जगह है और यहाँ पर m कॉमन लिया था वो वैसे ही है, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर एंड सो ऑन चलेगा। अब इससे k स्क्वायर का मान निकालेंगे तो ये पूरा का पूरा बटे में आ जाएगा, और बटे में आकर के क्या होगा, यहां पर जो m था पहले से ही मौजूद, यहां पे ये m दोनों कट जाएंगे, अब ये सिंपल बच जाएगा, और k स्क्वायर है तो k स्क्वायर इसके अंडर रूट के ऊपर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा k बराबर अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर एंड सो ऑन, और बटे में n जो है नंबर ऑफ एटम्स कह दो, या नंबर ऑफ परमाणु, या परमाणुओं की संख्या। तो ये आपका एक सूत्र आ गया है, इस सूत्र को याद करना है, और इस सूत्रों को जो है लैंग्वेज के रूप में भी लिखना है। स्पष्ट है कि किसी पिंड की घूर्णन त्रिज्या पिंड के विभिन्न कणों की अक्ष से दूरियों के वर्ग के माध्य मूल के बराबर होती है, यही आपको सिद्ध करके दिखाना होता है आर्टिकल के अंदर। ये जो व्यंजक पूछा जाता है इसका व्यंजक दीजिए, तो व्यंजक स्टार्ट होता है यहां से, और यहां जहां सिद्ध हो जाता है वहां तक आपको लिखना होता है। ये नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, सिद्ध हुआ, लेकिन फिर भी यहां से व्यंजक चालू करना पड़ता है। भौतिक विज्ञान में हमारे ये बहुत विडंबना रहती है कि हमें खुद ही मानना पड़ता है और खुद ही सिद्ध करके दिखाना पड़ता है। चलिए फिर भी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं जरा। ये हमारे पास घूर्णन गतिज ऊर्जा है, हम घूर्णन गतिज ऊर्जा का एक व्यंजक निकालना चाह रहे हैं कि घूर्णन गतिज ऊर्जा हम कैसे निकालेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये मान लिया कई सारे द्रव्यमान है, m1 है, इसकी दूरी r1 है, और ये कण जो है घूर्णन गति कर रहा है, इस तरह से घूर्णन गति कर रहा है और ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है। तो मान लिया इस कण का जो वेग है, रेखीय वेग इस वक्त ये v1 है, इसका वेग जो है वो v2 हो गया, और इसका वेग जो है v3 हो गया, इधर v3 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हम सभी कणों के गतिज ऊर्जा हम निकाल सकते हैं। देखो गतिज ऊर्जा कैसे निकलती है, गतिज ऊर्जा को हम कैसे दिखाएंगे, अब पूरे निकाय की गतिज ऊर्जा निकालनी है। तो देखो निकाल लेते हैं। ई के बराबर हो जाएगा 1/2 m1 r1 स्क्वायर, यहां पे गतिज ऊर्जा है तो r1 नहीं आएगा, v का स्क्वायर आएगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या आना है। यहाँ पर ये यहाँ पर 1/2 m1 v का स्क्वायर हो जाएगा, तो v का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे तो v1 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर प्लस 1/2 m3 v3 का स्क्वायर, ऐसे ही चलता रहेगा एंड सो ऑन। परंतु v बराबर होता है r ओमेगा, ओमेगा तो नियत है, तो v1 बराबर हो जाएगा r1 ओमेगा, और v2 बराबर हो जाएगा r2 ओमेगा, और v3 बराबर कितना हो जाएगा r3 ओमेगा। ये सारे मान इसमें रख दीजिए, तो ये ई के का मान निकल के आएगा, कितना हो जाएगा 1/2 m हो जाएगा, v1 का मान कितना है r1 ओमेगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसका मान 1/2 है m2, v2 का मान धर दीजिए तो r2 ओमेगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1/2 m3, यहाँ r3 ओमेगा, इसका पूरे का स्क्वायर होगा एंड सो ऑन चलता रहेगा ये। तो ये ई के का मान कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, 1/2 m ये हो जाएगा r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, प्लस 1/2 m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, प्लस 1/2 m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और ये चलता रहेगा। इस सब में से ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये ई के बराबर हो जाएगा 1/2 m1 r1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 r2 स्क्वायर प्लस 1/2 m3 r3 स्क्वायर एंड सो ऑन चलेगा। और क्या कॉमन आ गया इसमें से, ओमेगा कॉमन आ गया है स्क्वायर के साथ। तो देखिए इसमें से 1/2 तो कॉमन आ जाएगा, और क्या बच जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर,
एंड सो ऑन डैश डैश, और यहाँ पर क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर कॉमन हो गया। तो यहाँ पे जड़त्व आघूर्ण आप लोगों को जो पढ़ाया है, आई बराबर क्या होता है, सिग्मा एम आर स्क्वायर। तो ये ऊपर वाले को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो अभी आपने लिखा है इसको हम क्या कर सकते हैं, सिग्मा एम आर स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 सिग्मा एम आर स्क्वायर, और ये क्या है इसकी जगह पे, ये ओमेगा स्क्वायर है। तो ध्यान रखना बच्चों, ई के यानी आई का जो मान होता है वो 1/2 सिग्मा एम आर स्क्वायर होता है। सिग्मा एम आर स्क्वायर, आई का जो मान होता है वो होता है सिग्मा एम आर स्क्वायर। तो ये सिग्मा एम आर स्क्वायर यहां रख दीजिए। तो ई के का जो है वो मान निकल के आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। यही गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र है। तो ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब इसमें लैंग्वेज बहुत सारी लिखनी पड़ती है बच्चों, लैंग्वेज लिखे बिना इसमें नंबर नहीं मिलते हैं। तो घूर्णन गतिज ऊर्जा में पहले चित्र बनाना है और फिर इसके पूरे बारे में लिखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं लिखा कैसे जाता है। लिखने का भी तरीका आप लोगों के पास होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं इसको। घूर्णन गतिज ऊर्जा, माना कोई पिंड घूर्णन अक्ष एक्स वाई, ये एक्स वाई दिया हुआ है, अक्ष के परितः नियत कोणीय वेग ओमेगा, ओमेगा इसमें नियत कोणीय वेग है, से घूर्णन गति कर रहा है। पिंडों को असंख्य कणों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। स्पष्ट है कि सभी कणों का कोणीय वेग समान होगा। इसमें यह बहुत जरूरी है, कोणीय वेग समान होगा, और उस कोणीय वेग को मैंने ओमेगा कह रखा है। किंतु घूर्णन अक्ष से दूरियां भिन्न भिन्न होने के कारण उनके रैखिक वेग भी भिन्न भिन्न होंगे। देखना, रैखिक वेग भिन्न भिन्न होंगे यानी v भिन्न भिन्न होंगे। मान लिया घूर्णन अक्ष से दूरियां r1, r2, r3 हैं। इनसे लंबवत दूरियां क्या है, इन पे स्थित कणों के द्रव्यमान क्या है, m1 है, m2 है, m3 है, और इनके रैखिक वेग क्रमशः v1, v2 और v3 हैं। ये सब लिखना पड़ेगा आप लोगों को। स्पष्ट है कि कणों की गतिज ऊर्जा क्रमशः क्या हो जाएगी, 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर प्लस 1/2 m3 v3 स्क्वायर एंड सो ऑन चलेगी। ये सारी उसकी गतिज ऊर्जा, जैसे पीछे मैंने करके भी दिखाया है, बिल्कुल वही है। अब इन सबको हमें जोड़ना होता है, तो पिंड की पूरी गतिज ऊर्जा निकल जाती है। देखते हैं जोड़ने पर क्या होता है। ये रहा, अतः पिंड की संपूर्ण गतिज ऊर्जा ई के बराबर 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर प्लस 1/2 m3 v3 स्क्वायर, ऐसे चलता रहेगा। v का मान r ओमेगा होता है, तो v1 का मान r1 ओमेगा हो जाएगा, v2 का मान r2 ओमेगा हो जाएगा, और v3 का मान r3 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मान रख दिए गए हैं। चूंकि v बराबर r ओमेगा यहाँ लिखा हुआ, इस सूत्र का हमने इस्तेमाल किया। इन सब में से ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1/2 भी कॉमन आएगा, तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, ये सारा बच जाएगा, और ये हो जाएगा सिग्मा एम आर स्क्वायर। और सिग्मा एम आर स्क्वायर मैंने बताया था ये आई के बराबर होता है। अभी पीछे पढ़ करके आ रहे हैं हम लोग, सिग्मा आर स्क्वायर जड़त्व आघूर्ण आई के बराबर होता है। तो इसकी जगह आई रख देंगे, तो ई के बराबर हो जाएगा 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। ये बिल्कुल गतिज ऊर्जा की तरह ये सूत्र, यही हमारा अभीष्ट व्यंजक है। यहां तक आप लोगों को सिद्ध करना पड़ता है। अब इसमें क्या करते हैं, ई के में मान रखते हैं। देखो ई के का जो सूत्र आ गया, क्या आ गया, ई के बराबर हो गया 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। अब क्या करना है इसमें, यदि ओमेगा का मान हमने 1 ले लिया, तो यहाँ ई के बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 आई इंटू 1 हो जाएगा। तो आई बराबर हो जाएगा 2 ई के, यानी इस वक्त गतिज ऊर्जा का ये दुगना ही जड़त्वाघूर्ण होगा। इसी को हमें परिभाषा के रूप में लिखना है। तो बच्चों, परिभाषाएं लिखनी आप लोगों को छोड़नी नहीं है, क्योंकि इसके नंबर होते हैं और नंबर आप लोगों के कट जाते हैं फिर। अतः किसी घूर्णन अक्ष के परितः, इसे घूर्णन की जगह घूर्णन भी लिख सकते हो, अक्ष के परितः किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण संख्यात्मक रूप से उस अक्ष के परितः पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा के दुगने के बराबर होता है, यदि वह पिंड अक्ष के परितः एकांक ये अब टॉपिक आ रहा है कोणीय संवेग का। ये है कोणीय संवेग। इसमें क्या होता है, यदि कोई कण किसी अक्ष के परितः घूम रहा हो, तो अक्ष के परितः उस कण के रेखीय संवेग के आघूर्णों को उस कण का कोणीय संवेग कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, रेखीय संवेग के आघूर्णों का जो है उसको हम कहते हैं
कोणीय संवेग। देखिए कोणीय संवेग का एक सूत्र दिया हुआ है आपको, कोणीय संवेग बराबर हो जाएगा रेखीय वेग गुणा अक्ष से कण की लंबवत दूरी। ये लंबवत दूरी इधर लिखी हुई है, लंबवत दूरी आप यहीं लिखेंगे, लंबवत दूरी। फिर से सुन लीजिए, कोणीय संवेग बराबर क्या होगा, रेखीय संवेग हो जाएगा और गुणा अभी मान लिया आपने कोई एक निकाय है, निकाय में जो है कई कणों से मिलकर बना दिया है, इनके कण का द्रव्यमान m1 m2 और m3 है और इनकी घूर्णन अक्ष से दूरियां लंबवत दूरियां हैं, ये r1 है r2 है और r3 है। तो इन कणों के जो वेग है वो v1 है, ऐसी इसका वेग v2 हो जाएगा और इसका वेग v3 हो जाएगा। तो चलिए इसको देख करके चलते हैं अब आगे क्या होता है। तो पहले निकालना है किसी एक कण का संवेग निकाल लेते हैं हम। तो किसी एक कण का संवेग, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। तो द्रव्यमान हो गया m1 और वेग हो गया इसका v1। चलिए इस कण के संवेग का आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा, संवेग गुणा लंबवत दूरी। यानी संवेग क्या हो गया, ये तो हो गया m1 v1 और लंबवत दूरी कितनी हो गई, r1 हो गई। तो इस तरीके से हम आगे लिखना चालू करेंगे। इसी प्रकार अन्य कणों के संवेगों का आघूर्ण कितना हो जाएगा, m2 हो जाएगा, v2 हो जाएगा। अतः पूरे पिंड का हम कोणीय संवेग निकालते हैं। अतः पूरे पिंड का कोणीय संवेग, इसको हम L से दिखाते हैं, कैपिटल L से दिखाते हैं। तो L बराबर कितना हो जाएगा, पूरे को जोड़ देंगे। तो जोड़ दीजिए। इसमें जोड़ने से पहले मुझे बताना है कि ये जो घूर्णन गति है इसकी, ये ओमेगा कोणीय वेग से हो रही है। तो पूरे पिंड का हम निकालते हैं, तो निकाल लीजिए इसमें। तो m1 हो जाएगा, v1 हो जाएगा और r1 हो जाएगा, प्लस m2 v2 r2 प्लस m3 v3 और r3, और ऐसे चलता रहेगा। परंतु एक और चीज पढ़ी हुई आपने, परंतु v बराबर होता है r ओमेगा, तो मान रख देंगे। तो v1 का मान रखा रहेगा तो r1 ओमेगा हो जाएगा, ऐसे ही v2 का मान रखेंगे तो r2 ओमेगा हो जाएगा। ये सारे मान यहाँ रख दीजिए। तो L बराबर कितना हो जाएगा, m1, इसका मान कितना हो जाएगा, r1 ओमेगा इंटू r1 है, यहाँ पर m2 यहाँ हो जाएगा r2 ओमेगा इंटू r2, यहाँ पर हो जाएगा m3, यहाँ पर कितना हो जाएगा r3 ओमेगा और इंटू r3, ये चलता रहेगा। तो ध्यान से देखिए, अब इसमें से ओमेगा को कॉमन लिया जा सकता है। तो L बराबर हो जाएगा ओमेगा कॉमन, क्या बच जाएगा यहाँ m1 r1 स्क्वायर। जो आपने रात को बिस्तर नहीं अपना बिछा था, जैसा लगता है हम ऐसे पड़ा है, ऐसे पर सो रहा है। इसको बंद कर दे इसको।
सिग्मा एम आर स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो आई होती है, तो आई बराबर चूंकि क्या होता है सिग्मा एम आर स्क्वायर, तो ये मान यहां रख दीजिए। तो एल बराबर हो जाएगा ओमेगा इंटू आई। तो एल का जो वास्तव में सूत्र हो गया वो ओमेगा आई हो गया है, और यही सूत्र आप लोगों को याद करना पड़ेगा, जहां एल क्या है इसका कोणीय संवेग है, ओमेगा कोणीय वेग है। अब इसमें कण को हमें मानना पड़ेगा। माना कोई पिंड किसी अक्ष के परितः ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णी गति कर रहा है। घूर्णन अक्ष से R1, R2, R3 दूरियों पर M1, M2, M3 द्रव्यमान के कणों के रेखीय वेग क्रमशः V1, V2, V3 हैं, इतना लिखना पड़ेगा। फिर हमने पहले वाले के लिए लिया था, हमने M1 द्रव्यमान के लिए कण का रेखीय संवेग निकाला गया था, ये M1 V1 हो गया। फिर M1 V1 का मान जो है R1 ओमेगा रख दिया गया था। अब क्या हो गया, M1 द्रव्यमान का घूर्णीय अक्ष के परितः कोणीय संवेग निकाल रहे हैं, तो कोणीय संवेग में इसका आघूर्ण निकालना पड़ता है। इसको मतलब इस पूरे को R से गुणा करनी पड़ेगी, तो ये M1 R1 ओमेगा गुणा R1 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के M1 R1 स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा। अब इसी प्रकार बाकी कणों के भी निकाल लेते हैं, M2 M3 के भी निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा M2 R2 स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा, M3 R3 स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा, और इन सबको जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, संपूर्ण पिंड का घूर्णीय अक्ष के परितः कोणीय संवेग निकल जाएगा। इसको हम L से दर्शाते हैं, कोणीय संवेग को हम L से दर्शाते हैं। L बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ लेंगे सबको, M1 R1 स्क्वायर ओमेगा प्लस M2 R2 स्क्वायर ओमेगा प्लस M3 R3 स्क्वायर ओमेगा प्लस एंड सो ऑन हो जाएगा। इसमें से देखो ध्यान से ओमेगा कॉमन आ रहा है, ये ओमेगा मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पे। अब ये जो अंदर बचा M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर, ये सब जो है क्या बन जाएगा, सिग्मा एम आर स्क्वायर बन जाएगा, जो कि आई के बराबर होता है। तो आई ये हमारे पास दिया हुआ है एक अलग से दृढ़ पिंड के लिए कोणीय संवेग संचरण का नियम। जैसे संवेग संचरण का नियम होता है वैसे ही कोणीय संवेग संचरण का नियम भी होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको जो है आप लोग जरूर करेंगे तैयार। तो इसमें क्या दिया हुआ, ये आपका उत्तर है। इसमें क्या है देखते हैं जरा। इस नियम के अनुसार यदि किसी घूर्णन अक्ष के परितः घूमते हुए पिंड पर कोई बाह्य बल, ध्यान रखना कोई बाह्य बल आघूर्ण न लग रहा हो, यदि कोई भी बाह्य बल आघूर्ण न लग रहा हो तो उस पिंड का कोणीय संवेग हमेशा नियत रहता है। ध्यान रखना है कोणीय संवेग उसका क्या रहता है, नियत रहता है। कोणीय संवेग संचरण के नियम को अब हम सिद्ध करना चाहेंगे। कैसे सिद्ध होगा, पहले इसके नियम को फिर से देख लेते हैं। ये मैंने बताया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको करने पड़ते हैं। कोणीय संवेग संचरण का नियम, इस नियम के अनुसार यदि किसी घूमते हुए पिंड या निकाय पर कोई बाह्य बल आघूर्ण न लगाया जाए तो उसका कोणीय संवेग नियत रहता है। एल एक नियतांक ले लिया हमने, आई ओमेगा बराबर एक नियतांक हो जाएगा। जबकि एल का सूत्र क्या होता है हमारा, एल बराबर होता है आई ओमेगा। यही मैंने अभी पीछे सिद्ध करके दिखाया था, इसी को हम नियतांक बोलेंगे। चलिए देखते हैं इसमें। तो मान लेते हैं कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बाह्य बल आघूर्ण के बराबर होती है। तो सूत्र हमारे पास पहले था, ये टॉ बराबर dl अपॉन dt होता है सूत्र हमारे पास। चलिए देखते हैं इसमें टॉ का मान हमने 0 कर दिया, तो टॉ का जैसे 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, dl अपॉन dt आ जाएगा। अब dl और dt का जब समाकलन अवकलन 0 होता है तो इसका मतलब ये l जो है एक नियतांक हो गया। तो l एक नियतांक है और l का मान क्या है, आई ओमेगा। तो आई ओमेगा एक नियतांक हो गया। अब क्या है, समीकरण 1 हो गई हमारे पास, यही जो है समीकरण नंबर 1 है। अब समीकरण 1 से स्पष्ट है कि किसी निकाय के जड़त्व आघूर्ण के घटने से उसका कोणीय वेग बढ़ता है यदि वायु बल आघूर्ण शून्य हो तब।
यदि दो भिन्न भिन्न परिस्थितियों में एक ही निकाय के जड़त्वाघूर्ण I1 व I2 हैं तथा कोणीय वेग ω1 ω2 हो तो सूत्र हमारा ये काम करेगा। कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में संबंध ले रहे हैं। तो कोणीय संवेग को L से दिखाते हैं, बल आघूर्ण को हम τ से दिखाते हैं। तो कोणीय संवेग L का जो सूत्र होता है वो I ω होता है। अब यहां क्या करेंगे, हम दोनों ओर t के सापेक्ष अवकलन करने पर जरा कर देते हैं, ये हो जाएगा dL/dt हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा d/dt और I ω हो जाएगा। इसमें से I तो बाहर आ जाएगा तो d/dt कितना हो जाएगा, ये ω के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका I अल्फा के बराबर होता है, परंतु अल्फा कोणीय त्वरण होता है, ये कोणीय वेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है, यानी dω/dt होता है। तो τ का मान कितना हो गया, I हो गया dω/dt हो गया। dω/dt हो गया। अब यह समीकरण नंबर 2 हो गई। तो समीकरण 1 व 2 से देख लीजिए जरा ध्यान से। समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा हमारे पास, dL/dt बराबर हो जाएगा τ, यानी यही संबंध हो गया। इसमें कोणीय संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल आघूर्ण के बराबर होती है। तो यही लिखना होता है, कोणीय संवेग परिवर्तन की दर बराबर क्या है, लगाए गए बल आघूर्ण के बराबर, लगाए गए बल आघूर्ण के बराबर होती है। तो ये संबंध होता है। इसी संबंध को जरा और भी चीजें इसके अंदर होती हैं, क्या माना गया, कैसे गया, वो भी आपको दिखाना है इसमें। चलो देखते हैं जरा उसमें क्या दिया हुआ है। ये है कोणीय संवेग और बल आघूर्ण का संबंध। इसमें मान लेते हैं कि पिंड पर τ बल आघूर्ण लगाने पर उसमें कोणीय अल्फा त्वरण उत्पन्न हो जाता है, तब τ बराबर I अल्फा, ये हमने पहली समीकरण दे दी, परंतु अल्फा बराबर dω/dt ये मैंने बता ही दिया पीछे आपको। तो τ बराबर I dω/dt, क्योंकि यहाँ पे मान हमने अल्फा का रख दिया। अब पिंड का घूर्णन अक्ष के परतक कोणीय संवेग L बराबर I ω होता है। इसको t के सापेक्ष अवकलन कर दिया। अवकलन करते ही dL/dt हो गया, बराबर dI ω/dt आ जाएगा। फिर dL/dt बराबर I dω/dt हो जाएगा, क्योंकि I इसमें नियतांक बाहर हो जाएगा, लगाए गए बल आघूर्ण के बराबर होती है। तो यहां तक आपको सिद्ध भी करना पड़ेगा और ये लाइन जो है आपको लिखनी पड़ती है। अब बेहद ही इंपॉर्टेंट चीज है घूर्णी गति, और क्या होती है घूर्णी गति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो घूर्णी गति के बारे में समझ लेते हैं, तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। जब कोई पिंड किसी बिंदु या किसी अक्ष के परितः घूमता है, ध्यान रखना किसी अक्ष के परितः घूमता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है इसके अंदर। परितः घूमता है तो पिंड की इस गति को घूर्णी गति कहते हैं, यानी गति जो ये होती है इसको ही हम घूर्णी गति कहते हैं। अब घूर्णी गति के जो है कुछ नियम है, तो ये घूर्णी गति के निम्नलिखित 3 नियम दिए हुए हैं, तो तीनों नियम आपको याद करने पड़ेंगे। सबसे पहले पहला नियम, किसी अक्ष के परितः, ध्यान रखना अक्ष के परितः घूर्णी गति करने में समर्थ अथवा घूर्णी गति करने वाले पिंड की घूर्णी अवस्था में तब तक परिवर्तन नहीं हो सकता जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल युग्म या बल आघूर्ण न लगाया जाए। ये बिल्कुल न्यूटन के दिए गए नियम।
अब जड़त्व आघूर्ण से संबंधित कुछ परमें हैं जिसमें ये लंब अक्ष की परमें दी हुई है। लंब अक्ष की परमें में क्या चीज है कि इस परमें के अनुसार किसी समतल पटल का उसके तल के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण उसी तल में स्थित दो लंबवत अक्षों के परितः जड़त्वाघूर्ण के योग के बराबर होता है। ध्यान रखना, इसके योग के बराबर होता है। ये दोनों अक्ष एक दूसरे को उस बिंदु पर काटते हैं जिसमें से होकर लंब अक्ष गुजरती है। अब ये मान लिया हमने चित्र के अनुसार, यदि x अक्ष के परितः वस्तु का जड़त्वाघूर्ण Ix हो गया, y अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण Iy हो गया और z अक्ष के परितः इसका जड़त्वाघूर्ण Iz हो गया, तो ये जड़त्वाघूर्ण Iz है। तो ये सूत्र हो जाता है Iz बराबर Ix प्लस Iy। अब ये सूत्र हमें सिद्ध करके दिखाना है, तो ये सूत्र सिद्ध करना बहुत आसान होता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं x अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण, फिर y अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण लेंगे और फिर ये Ix से निकलेगा तो Ix क्या हो जाएगा, सिग्मा यानी यहां पर mr² हो जाएगा। ये सूत्र हो जाएगा सिग्मा mr² की जगह दूरी x है तो x² लेंगे। ऐसे ही y अक्ष के परितः निकाल लेते हैं। y अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण ये हो जाएगा Iy, तो Iy बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा my² हो जाएगा। अब हम निकालते हैं z अक्ष के परितः। z अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, जरा बच्चों ध्यान से देखो, ये है आपका x z एक्सिस। z अक्ष से जो है लंबवत दूरी ये वाली होगी, देखो ये लंबवत दूरी ये दिखाई दे रही r है हमारे पास, बिंदु P का ही निकाल रहे हैं हम, तो ये Iz हो जाएगा। जड़त्व आघूर्ण को हम Iz से दिखा रहे हैं, तो Iz का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा mr²। लेकिन r² का यहां से मान देखो ध्यान से क्या होगा, r² बराबर x² प्लस y² होगा। ये मान हमें यहाँ पे रख देना है, तो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा m रहेगा और ये हो जाएगा x² प्लस y²। अब इसके अंदर गुणा कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, ये सिग्मा mx² हो जाएगा और ये सिग्मा my² हो जाएगा, जो कि किसके बराबर है, तो Iz बराबर कितना हो जाएगा, ये Ix है और ये Iy हो जाएगा। और यही हमें सिद्ध करना था। देखते हैं इसमें सिद्ध करने समय और क्या क्या चीजें इसमें लिखनी पड़ती है, वो भी जानना बहुत जरूरी है, क्या क्या लिखना है। तो ये हमारे पास आ गया, माना पटल पर कोई कण P है जिसकी x, y और z अक्ष से दूरियां क्रमशः x, y और r हैं, तब कण P का x अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण mx² हो जाएगा। पूरे उसका पिंड का लेंगे तो सिग्मा हो जाएगा, तो Ix बराबर सिग्मा mx² हो जाएगा। पुनः y अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण लेंगे तो my² होगा, लेकिन पूरे पटल का लेंगे तो Iy बराबर सिग्मा my² होगा। इसी प्रकार z अक्ष के परितः निकालेंगे तो Iz का मान सिग्मा mr² होगा। इस r² का मान मैंने पहले ही बताया था x² प्लस y² के बराबर है, ये मान यहाँ पे रख दिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, mr² की जगह क्या हो जाएगा, mx² प्लस my² हो जाएगा। अब इसमें सिग्मा लगा दिया तो सब में सिग्मा लग जाएगा, और ये जो होता है सिग्मा Iz होता है, ये सिग्मा Ix हो जाएगा, ये सिग्मा Iy हो जाएगा। यही हमारी क्या है, लंब अक्ष की परमें है। ये परमें हमारे प्रश्नों में यानी इसके कुछ आंकिक सवाल होंगे और कुछ और व्यंजक भी होंगे, इन सब में प्रयुक्त होगा, जो मैं अगले वीडियो में दूंगा बना करके। तो फिलहाल अभी तो आपको यही समझा रहा हूँ, यही करके दिखा रहा हूँ। इससे अगले वीडियो में इन सब का उपयोग क्या होगा वो मैं करके दिखाऊंगा। तब तक हम आगे एक और परमें चलते हैं जो कि समांतर अक्ष की परमें के नाम से जानते हैं। तो दोनों परमें हैं बच्चों, ध्यान रखना, इन दोनों परमें में से एक परमें एग्जाम में जरूर आती है, हर बार आती है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। इन दोनों परमें में से हर एक एग्जाम में एक परमें जरूर रहती है, तो आप लोग कर लेंगे तैयार। चलिए देखते हैं इसमें समांतर अक्ष की परमें क्या कहती है। इस परमें के अनुसार किसी अक्ष के परितः एक पिंड का जड़त्व आघूर्ण उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले
समांतर अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण और पिंड के द्रव्यमान तथा दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हो गया, I बराबर हो जाएगा ICM, ये केंद्र के परितः जड़त्वाघूर्ण प्लस MA स्क्वायर। MA दूरी जो है समांतर रेखा की दूरी है। देखिए यहाँ पर ये AB रेखा है जो हमारे केंद्र द्रव्यमान से गुजरने वाली रेखा से A दूरी पर है, और ये हमने कोई कण ले लिया है जिसकी P दूरी है, और X दूरी पर ये कण P है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है। तो हम इसको लेकर के चल रहे हैं। तो ICM जब निकालेंगे तो पिंड के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले समांतर अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण जड़त्वाघूर्ण निकालने का प्रयास करते हैं हम AB के परितः। तो I बराबर कितना हो जाएगा, AB के परितः निकालेंगे तो सिग्मा हो जाएगा, ये हो जाएगा M, और जो दूरी है यहां से यहां तक की पूरी दूरी ध्यान से देखिए कितनी है बच्चों, ये A प्लस X हो जाएगी पूरी। यहाँ बच्चों बहुत गड़बड़ लग रहा, हम अगले पेज पे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये I बराबर हमने निकाल लिया है सिग्मा M और X प्लस A का होल स्क्वायर। अब इसको हम खोलना चालू करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा M आ जाएगा, इसका वर्ग खोल दीजिए तो X स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 2XA आ जाएगा प्लस का A स्क्वायर हो जाएगा। अंदर गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, सिग्मा MX स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 सिग्मा MXA आ जाएगा प्लस सिग्मा MA स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना निकल के आ जाएगा, ध्यान से देखिए, ये सिग्मा MX स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2A कॉमन आ जाएगा इसमें से, और सिग्मा MX हो जाएगा, और ये हो जाएगा सिग्मा MA स्क्वायर। A तो नियत है तो A भी बाहर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा इसमें। यहाँ पे और थोड़ा सही कर लीजिए तो ये हो जाएगा सिग्मा ऑफ MX स्क्वायर प्लस 2A ऐसे रहेगा, सिग्मा ऑफ MX हो जाएगा, और इसका A स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और ये सिग्मा M हो जाएगा। ध्यान से देखना बच्चों, सिग्मा M का मतलब होता है कैपिटल M, यानी जो भी उसका द्रव्यमान होगा पूरा लिया जाएगा M, यानी M द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा। और एक और ध्यान रखना, सिग्मा जो होता है वो MX, इसका मान 0 आता है, हमेशा ध्यान रखना ये मान हमारा 0 होता है। अब क्या बच गया हमारे पास, बाकी मान रख दीजिए, तो I बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा ऑफ MX स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2A इंटू 0 हो जाएगा, और प्लस का A स्क्वायर M हो जाएगा। देखिए क्या निकल के आ गया अब ये पूरा का पूरा। तो ये तो हो गया ICM के बराबर, X स्क्वायर रख दीजिए यहाँ पे, तो ये हो गया ICM और प्लस का MA स्क्वायर। यही हमारे पास समांतर अक्ष की परिधि हैं, प्रमेय है, और इसी प्रमेय को हम सिद्ध कर रहे हैं, और इसी प्रमेय की सहायता से हमें बहुत सारे प्रश्नों को हल भी करना है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक हम इसको देखते हैं, इसमें लिखने का क्या क्रम था हमारा और कैसे इसको लिखना था। लिखने की दृष्टि से इसको जो है हम ऐसे लिखना चालू करेंगे। इसमें पिंड को असंख्य कणों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। इनमें से एक कण P है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है। मान लिया कण की CD के लंबवत दूरी x है, तब इस कण की AB अक्ष के लंबवत दूरी a प्लस x होगी, जैसा कि मैंने पीछे बताया आपको। अब AB के परितः कण P का जड़त्वाघूर्ण जब लेंगे तो m a प्लस x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब पूरे पिंड का निकालना है तो सिग्मा लगा देंगे, इसी में सिग्मा m a प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल देंगे, a स्क्वायर प्लस 2ax प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें m की गुणा हो जाएगी अंदर,
तो एम ए स्क्वायर प्लस 2a mx प्लस mx स्क्वायर हो जाएगा। अब सिग्मा सबके ऊपर आ जाएगा, सिग्मा एम ए स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा एम एक्स ए प्लस सिग्मा एम एक्स स्क्वायर। इसमें से ए स्क्वायर कॉमन हो गया, निकल जाएगा, कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ जाएगा, तो सिग्मा एम आ जाएगा प्लस 2a बाहर आ जाएगा, सिग्मा एम अलग रहेगा अंदर, इसमें प्लस इसमें एम एक्स स्क्वायर अंदर ही रहेगा। अब इसमें ध्यान से देना है, सी डी अक्ष के प्रति जड़त्वाघूर्ण वो होता है एम एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आई सी एम जो हो जाएगा एम एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सिग्मा एम जो है पूरे पिंड का द्रव्यमान है, इसको कैपिटल एम से या स्मॉल एम से दिखाएंगे, और एम एक्स का मान 0 होता है, ये देखो यहाँ पे दिखाया हुआ 0, दोनों मान इसमें रख दिए गए हैं, तो आई बराबर ए स्क्वायर एम हो जाएगा और 2a इंटू 0 हो जाएगा और आई सी एम हो जाएगा, तो आई बराबर आई सी एम प्लस एम ए स्क्वायर हो जाएगा। यही समांतर अक्ष की परिमेय है। तो परिमेय मैंने बताया दोनों परिमेय है, दोनों परिमेय में से एक परिमेय अवश्य सिद्ध करने के लिए आती है, तो आप लोग इसको ढंग से तैयार करेंगे, मेरे ख्याल से आप लोग कर लेंगे, इसको तैयार करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब चलते हैं थोड़ा सा जड़त्व आघूर्ण तथा बल आघूर्ण में संबंध, कैसे संबंध को हम निकालते हैं और कैसे ये अपना काम करता है। तो जड़त्व आघूर्ण और बल आघूर्ण आपको पता है, जड़त्व आघूर्ण आई होता है और बल आघूर्ण टाउ होता है, तो ये दोनों ही चीजें आपको पता है। बल आघूर्ण को मैं इधर लिख दे रहा हूं टाउ, इधर तो राइट में टाउ आ गया, इधर जड़त्व आघूर्ण जो है वो आई से हो गया, इन्हीं दोनों के बीच में संबंध है। चलिए, वैसे तो टाउ बराबर आई अल्फा आपने पढ़ ही लिया है, ये है संबंध, आपने पीछे बता ही दिया था मैंने, टाउ बराबर आई अल्फा, लेकिन यहां हम देख भी लेते हैं कैसे है। तो माना एक पिंड किसी अक्ष के प्रति ओमेगा कोणीय वेग से, ये ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है, तब उस पर बाह्य बल आघूर्ण लगाने से उसमें कोणीय त्वरण अल्फा उत्पन्न हो जाता है। बाह्य बल युग्म लगाया और बाह्य बल आघूर्ण लगाने पर क्या हो जाएगा, वो आघूर्ण जो लगाया गया वो टाउ लगाया गया, ध्यान रखना। पिंड के असंख्य कणों से मिलकर के हम मान सकते हैं सभी कणों का कोणीय त्वरण वही होगा, किंतु गुणन अक्ष के प्रति विभिन्न दूरियां होने के कारण उनके रेखीय वेग भिन्न भिन्न होंगे, ध्यान रखना। अल्फा टाउ ए का जो सूत्र है ये दिया हुआ है, अल्फा इंटू टाउ होता है, तो ये अल्फा इंटू टाउ रख दिया गया इसमें। बच्चों यहाँ पे सूत्र जो है रेखित त्वरण, उसमें कोणीय त्वरण में संबंध का जो होता है वो थोड़ा संबंध देख लेंगे, तो ये a बराबर आर अल्फा होता है बच्चों, ये अल्फा है और ये आर है, टाउ नहीं है, इसको सही कर लेंगे। यहाँ पे आर अल्फा दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, f का जो सूत्र आ जाएगा वास्तव में क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एम आर अल्फा हो जाएगा, ये सूत्र हो जाएगा, और यही सूत्र आपको यहाँ लिखा हुआ देखो दिखाई दे रहा है। तो टाउ जो निकालते हैं बल आघूर्ण, बल गुणा क्रिया रेखा में रेखा से लंबवत दूरी होती है, तो लंबवत दूरी को हम ले लेते हैं इसमें, तो ये टाउ बराबर क्या हो जाएगा, बल गुणा लंबवत दूरी, तो एम आर अल्फा तो है ही हमारे पास, आर से और गुणा कर दी गई, तो एम अल्फा आर स्क्वायर हो गया। ये तो एक कण का निकाला और सभी कणों को हम ऐसे निकाल लेंगे और सबको जोड़ देंगे, जोड़ने पर क्या हो जाएगा, टाउ बराबर हो जाएगा एम अल्फा आर वन स्क्वायर एम टू अल्फा आर टू स्क्वायर प्लस एम थ्री अल्फा आर थ्री स्क्वायर, क्योंकि अल्फा हर एक में समान है, बाकी एम वन और आर वन बदल रहे हैं, तो ये देख लेते हैं, अल्फा कॉमन आ गया, तो एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर प्लस एम थ्री आर स्क्वायर, ऐसे ही चलता रहेगा। ये इसमें क्या हो जाएगा, ये सिग्मा एम आर स्क्वायर के बराबर हो गया, और ये अल्फा आपका, और ये आई के बराबर होता है, ये जो लिखा हुआ है ये आई के बराबर होता है, टाउ बराबर अल्फा आई हो गया, या टाउ बराबर हम आई अल्फा करके अब आता है यहाँ पर घूर्णन गति की समीकरणें। जैसे आप लोगों ने रेखीय गति की समीकरणें पढ़ी थी तीन, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी तीनों समीकरणें हैं।
मान लो घूर्णी गति के में कोई पिंड प्रारंभिक कोणीय वेग उसका ओमेगा 0 तथा नियत कोणीय त्वरण अल्फा है। ये ध्यान रखना, ये प्रारंभिक कोणीय वेग है, ये नियत कोणीय त्वरण अल्फा है, से घूर्णन गति कर रहा है और t सेकंड पश्चात उसका विस्थापन थीटा हो जाता है, ये कोणीय विस्थापन है, तथा कोणीय वेग ओमेगा हो जाता है। तब घूर्णी गति के समीकरण ये हो जाएगी, ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी और थीटा बराबर ओमेगा 0 प्लस ओमेगा 0 टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, और ये थर्ड है ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों, ये समीकरण इससे मिलती हुई है, ये v बराबर u प्लस ए टी से मिली हुई है, ये s बराबर यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर से मिला हुआ है, और ये वाली समीकरण आपकी किससे मिली है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये वास्तव में गति की ही प्रथम समीकरण थी ये आपकी, और ये आपकी द्वितीय समीकरण थी, और ये आपके लास्ट में जो निकल रही है तृतीय समीकरण थी। इन्हीं तीनों समीकरणों की तरह से बिल्कुल ये रेखीय गति में है, ये कोणीय गति में है, तो कोणीय गति वाली भी आप लोगों को सिद्ध करके देखना पड़ेगा। मैं पहली गति के समीकरण को सिद्ध कराने जा रहा हूं, देखते हैं उसमें कैसे है और क्या लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करिए इसको। यह है प्रथम समीकरण को लेकर चल रहे हैं हम, कैसे स्थापित होती है। माना कोई पिंड किसी अक्ष के परितः नियत कोणीय त्वरण अल्फा से घूर्णी गति कर रहा है, उसका प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा 0 तथा t सेकंड पश्चात उसका कोणीय वेग ओमेगा हो जाता है। तब कोणीय त्वरण की परिभाषा से, कोणीय त्वरण की क्या परिभाषा होती है लिखनी पड़ेगी आपको। कोणीय त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, इसमें कोणीय वेग में परिवर्तन होगा, कोणीय वेग में परिवर्तन, कोणीय वेग में परिवर्तन, और बटे क्या हो जाएगा, समयांतराल या समय कह दीजिए इसको। तो ये हो गया अल्फा, और ये कोणीय वेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा, ओमेगा बाद में हुआ था, पहले इसका ओमेगा 0 था, और बटे में कितना हो जाएगा, ये टी हो जाएगा, टी की इधर गुणा कर दीजिए तो अल्फा टी हो जाएगा बराबर ओमेगा माइनस ओमेगा 0 हो जाएगा। ओमेगा 0 को इधर भेज दीजिए तो ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी बराबर कितना हो गया, ओमेगा, तो ये ओमेगा बराबर हो गया ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। यही हमारी गति की यानी कोणीय गति की प्रथम समीकरण है जो कि सिद्ध हो गई है। तो ये बच्चों आसान है, बिल्कुल वैसी ही है जैसे आप लोग पीछे करते हुए आए हैं। तो चलते हैं अब दूसरे समीकरण की तरफ। ये हमारे पास द्वितीय समीकरण, इसको भी हमें सिद्ध करके दिखाना है। चलिए देखते हैं ये कैसे सिद्ध होता है। तो इसमें कोणीय विस्थापन बराबर कितना हो जाएगा, कोणीय विस्थापन बराबर हो जाएगा औसत कोणीय वेग और गुणा समय अंतराल। तो समय ले लेंगे। चलिए विस्थापन को हम थीटा से दिखा रहे हैं। औसत कोणीय वेग क्या होगा, ओमेगा प्लस ओमेगा 0 बटे 2 हो जाएगा, और समय हमारा t हो गया। लेकिन हमारा ओमेगा बराबर किसके बराबर होता है, ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। ये मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी, और यहाँ t है और बटे में 2 है, और यहाँ पर पहले से ओमेगा 0 और भी मौजूद था, उसे भी लिखना पड़ेगा। तो बिना लिखे उसके काम नहीं चलेगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा हटा देता हूं मैं। और क्या लिखना है आपको, ओमेगा 0 यहाँ पे पहले से था तो ओमेगा 0 भी लिखिए और इंटू टी भी लिखिए। तो ये 2 ओमेगा 0 हो गए, देखो ध्यान से, तो 2 ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी हो गया, और यहाँ पर टी पहले से पड़ा हुआ है और बटे में 2 हो गया। अब जरा इसकी गुणा भी कर दिया, इस 2 को अलग अलग भी कर दिए, तो 2 ओमेगा 0 इधर से टी भी आएगा और बटे में 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ अल्फा हो जाएगा, ये टी स्क्वायर हो जाएगा और बटे में 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना हो गया, ओमेगा 0 टी हो गया प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर हो गया। ये आपका थीटा का सूत्र आ गया। ये क्या है हमारे पास, कोणीय गति की द्वितीय समीकरण है ये। तो ये ध्यान रखना, द्वितीय समीकरण को हम लोगों ने सिद्ध किया है। अब एक समीकरण और बची हुई है, उसको भी हमें सिद्ध करके देखना है। चलो उसको भी देखते हैं, प्रयास करते हैं। गति की तृतीय समीकरण,
तो इस तृतीय समीकरण में भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए, जैसे हम पहले करते आए हैं। तो पहले कोणीय गति की प्रथम समीकरण से लिख लेते हैं हम। कोणीय गति की प्रथम समीकरण से क्या हो जाएगा? प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण थी ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो वर्ग कर दीजिए, तो ये तो ओमेगा का वर्ग हो जाएगा, बराबर ये ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी है, इसका भी वर्ग हो जाएगा। अब जरा इसका खोल देते हैं, ये ओमेगा 0 का स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना बचेगा? ओमेगा 0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, ओमेगा 0 अल्फा टी आ जाएगा और प्लस अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा और टी का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए और देखिए, ये ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा बराबर ओमेगा 0 का स्क्वायर होगा प्लस 2 ओमेगा 0 अल्फा टी है, प्लस यहाँ क्या करना है आपको? यहाँ पर आपको 2 तो है नहीं, तो 2 लाने का प्रयास करना पड़ेगा हमें। तो 2 अल्फा स्क्वायर है, टी स्क्वायर है और बटे में 2 और ले लिया हमने। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? ओमेगा 0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए, 2 अल्फा कॉमन आ जाएगा। तो देखते हैं क्या बचा यहाँ से, यहाँ बचा ओमेगा 0 टी प्लस 1/2, अल्फा एक कॉमन आ चुका था, एक अल्फा बच जाएगा और ये टी स्क्वायर हो जाएगा। परंतु आप लोगों को पता है थीटा बराबर कितना होता है? ओमेगा 0 टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। तो समीकरण 1 व 2 से ये मान हम रख देंगे इसके अंदर, तो कितना आ जाएगा? लिख लेते हैं यहाँ पे जरा, ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? ये देखो ओमेगा स्क्वायर है, फिर ओमेगा 0 का स्क्वायर है प्लस यहां से 2 अल्फा है और ये जो आ गया थीटा के बराबर है, तो बाकी मान जो है थीटा के बराबर है। तो 2 ओमेगा 0 का स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा 0 का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, यही हमारी गति की तृतीय समीकरण है। तो मेरे ख्याल से बच्चों ये समझ में आ गया होगा। तो बिल्कुल ध्यान रखना कैसे ये एक प्रश्न दिया हुआ है आपका, तो इसको प्रश्न को जो है इसका उत्तर लिखना पड़ेगा। ये प्रश्न है, प्रश्न क्या है आपका? घूमते हुए मेज पर अपने हाथों में डंबल लिए कोई व्यक्ति अपना हाथ सिकोड़ लेता है, ध्यान रखना हाथ सिकोड़ लेता है, तो उसका कोणीय संवेग बढ़ जाता है, ऐसा क्यों होता है ये बताना। तो ये उत्तर आपको देना है। जब व्यक्ति डंबल को फैलाकर रखता है तो घूर्णन अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण का मान अधिक होता है, क्योंकि उसकी दूरी r अधिक होती है, तो मान अधिक हो जाएगा r के कारण। ये एक प्रश्न दिया हुआ है, इसमें आप लोगों को क्या बताना है? छोटी डोरी के सिरे से पत्थर बांधकर घुमाना सरल होता है, किसी छोटी डोरी में हाथ से घुमाओ तो आसानी से घूम जाता है,
जबकि लंबी डोरी के सिरों में बांधकर घुमाना कठिन हो जाता है। क्यों होता है ऐसा, ये बताना है इसके अंदर। ये भी बिल्कुल उसी तरीके से होता है जैसे हम लोग करते आ रहे हैं। तो सूत्र है हमारे पास, बला गुण टॉ बराबर जो होता है वो आई ओमेगा होता है। से डोरी के लंबी होने पर आई का मान भी अधिक होगा, क्योंकि आई का मान जो होता है वास्तव में एम आर स्क्वायर है। आर बढ़ गया तो आई का मान भी बढ़ जाएगा, तो आई का मान अधिक होगा। फलस्वरूप बल गुण का मान जो है वो टाव का मान भी अधिक रहेगा और अधिक होगा। तो इस प्रकार लंबी डोरी के सिरों से पत्थर को बांधकर घुमाने के लिए अधिक बल गुण की आवश्यकता पड़ेगी, और अधिक बल गुण की आवश्यकता इसलिए उसको घुमाना हमारे लिए कठिन हो जाता है। तो ये आपका खास कारण है। तो ध्यान रखना है इसमें आई बराबर सिग्मा आर स्क्वायर होने के कारण